Okay, so hi viewers. I am Dr. Bipin Mishra once again with you regarding my program of Effortless Health. तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप इन अवर हेल्थ। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं और हमने खाने से शुरुआत करी थी, फिर एक्सरसाइज की बात करी, फिर योगा की बात करी, फिर डिसिप्लिन की बात करी और आज स्लीप की बात करेंगे। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ये 15 पॉइंट्स हैं। इन 15 पॉइंट्स को फॉलो करना किसी के लिए भी डिफिकल्ट नहीं है और तब ये बात और भी आसान हो जाती है जब मैं कहता हूं कि इसको उतना ही फॉलो करो जितना आराम से कर सको। अपने ऊपर कोई बर्डन मत लो, अपने ऊपर कोई ऐसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मत रखो कि तुमको ये फॉलो करना है। हाँ, तुमको अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम्हें उसकी तरफ थोड़ा क्यूरोसिटी हो रही है, थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये 15 पॉइंट्स हैं जो तुमको पार लगा देंगे और दे आर लाइक एवरीडे पॉइंट्स। ये कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं हम सिखा रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो थोड़ा फिलोसॉफिकल पार्ट है और वो भी हम हर बार आपको थोड़ा बताते हैं कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। तो हमने जैसे इंसान के वजूद को देखा कि इंसान कैसा बना हुआ है, तो इंसान के 3 पार्ट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। एक तो है प्योर एनर्जी पार्ट जो जो पीछे से है, जो एनिमेट करता है हमको, जिसको हम आत्मा कह लें या रूह कह लें या सोल कह लें या उसको परमात्मा का अंश कह लें या उसको ब्रह्म ब्रह्म कह लें अपने अंदर, या जो भी नाम आप दे दो। तो ये तो सब नाम है, लेकिन हाँ, उसको एज एन एनर्जी देखें। अगर हम एक साइंटिफिक अप्रोच रख के बात करें तो हम कहेंगे ये एक एनर्जी है। अगर वो एनर्जी नहीं हो तो फिर कोई भी चीज काम नहीं कर सकती है। ये वैसे चीज है जैसे आप बोलो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी अगर अप्लायंस में जाएगी तो वो अप्लायंस अपना फंक्शन करने लगेगा। तो वही इलेक्ट्रिसिटी बल्ब के अंदर जाती है और येलो लाइट बन जाती है, वही ट्यूब के अंदर जाती है और व्हाइट लाइट बन जाती है, वही एयर कंडीशनर में जाती है और कूल एयर बन जाती है, वही हीटर में जाती है और हॉट एयर बन जाती है। और वही इलेक्ट्रिसिटी अगर शॉर्ट सर्किट में इन्वॉल्व हो जाए तो वहां आग लग जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का अपना कोई गुण नहीं होता, उसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं होता। तो वो एनिमेटिंग एनर्जी है, वो किसी भी चीज को एनिमेट कर देती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह हमारी भी एनिमेटिंग एनर्जी है। उसको नाम दें या नहीं दें, लेकिन हाँ, ये तो हमको मानना पड़ेगा कि वो एनर्जी है जिसकी वजह से ए लंप ऑफ सॉइल, जो कि हमारे शरीर मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं है, वो एनिमेटेड रहता है 70 साल, 80 साल या 90 साल या जितने साल भी। तो उस एनर्जी का एक वजूद है। दूसरा है कि माइंड है बीच में, और माइंड ये बहुत बड़ी चीज है। ये इतनी बड़ी चीज है कि ये समझ में आने वाली नहीं है, और इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि हम माइंड को भी समझने की कोशिश माइंड से ही करते हैं। तो हम उसके बाहर कुछ जानते ही नहीं है कि माइंड के बाहर भी कुछ हो सकता है। और हमें जो भी इनपुट्स मिलते हैं वो सब माइंड के इनपुट्स होते हैं। तो अगर हम आपसे कह रहे हैं कि माइंड के बाहर जाना है तो ये डिसीजन भी माइंड का ही डिसीजन है। तो इसलिए माइंड को समझना बहुत मुश्किल होता है, और माइंड में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बड़े सारे कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, जन्मों जन्मों के की मेमोरीज होती हैं और प्रिजुडिसेस होते हैं। हर इंसान एक ही सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करता है कि सबके प्रिजुडिसेस अलग अलग होते हैं। तो इमोशंस की अपनी लेयर है और मेमोरीज की अपनी लेयर है, सबकी एक कॉग्निशन है। आप आवाज को सुन रहे हो और चीजों को देख रहे हो, उससे आप इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हो, आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं। तो माइंड बहुत बड़ी चीज है। और लास्ट में आखिरी बॉडी है। तो बॉडी वो जो है वो सबसे अनइम्पॉर्टेंट चीज है, और बॉडी पे कंसंट्रेट करना बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। अगर हम बॉडी पे कंसंट्रेट करते हैं और बॉडी की तरफ हम अपना ध्यान लगाते हैं तो अल्टीमेटली वी विल फेल। बॉडी वैसे है जैसे शैडो बन जाती है। शैडो बनती है क्योंकि एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट इन द बैकग्राउंड, तो बीच में मीडियम आ जाता है, और जो मीडियम होता है उसकी वजह से एक शैडो बनती है। तो सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमारी वो एनिमेटिंग एनर्जी है, और मीडियम जो है वो माइंड है। मल्टी लेयर्ड माइंड है, वो मीडियम है, उसकी वजह से शैडो बनती है, वो बॉडी है।
तो पूरी की पूरी सोसाइटी शैडो ओरिएंटेड है, वो शैडो की बात कर रही है, शैडो कैसी होनी चाहिए। अब शैडो की बात करने से फायदा भी क्या, शैडो की बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसी बॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी जो है वो मीडियम की वजह से शैडो बन रही है। तो मीडियम की बात करनी है, और अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम फिर ऐसा नहीं होता है कि एक अच्छा माइंड हो और एक खराब माइंड हो, ये डुअलिटी नहीं होती है। मतलब हाँ, ये डुअलिटी है, लेकिन ये डुअलिटी भी माइंड की क्रिएट करी हुई डुअलिटी है। मतलब ऐसे समझो कि जहां भी डुअलिटी है वो सब माइंड की क्रिएट की हुई डुअलिटी है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम हमारा खराब माइंड है, इसको हम अच्छे माइंड से रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें। तो वो वैसी बात हो जाती है जैसे कि हम कहें कि चेंज द बैड गार्बेज बाई गुड गार्बेज, वो वैसी बात है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, इसका इंटेंशन ये है कि अल्टीमेटली एज यू विल कीप ऑन ग्रोइंग, जैसे जैसे आप बदलते जाओगे वैसे वैसे वो मीडियम जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा, जो मीडियम है वो डिसॉल्व होता जाएगा, एंड इट विल मर्ज अल्टीमेटली इनटू द सोर्स ऑफ लाइट। So when you merge into the source of light, and then there is no body, there's no shadow which is created. So that is the purpose of this program. और मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स बताए थे, वो इंडिकेटर्स कि हमारा माइंड जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वो इंडिकेटर्स की बात आज नहीं करेंगे। मतलब एक ही बात बस याद रखो कि डुअलिटीज नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। यू शुड नॉट बी एबल टू से दैट आई एम हैप्पी और सैड। यू शुड नॉट बी एबल टू से कि ये काम कर रहे हैं ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आप पैशनेटली उसको कर रहे हैं, तो ठीक है, देन इट इज गुड फॉर यू। योर इन्वॉल्वमेंट इज द की, दैट इज द सीक्रेट, दैट इज ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आपको चोरी करने में अच्छा लग रहा है तो आप चोरी करो, और आपको चोरी नहीं करने में अच्छा लग रहा है तो मत चोरी करो। आपको क्राइम करने में अच्छा लग रहा है तो आप क्राइम करो, आपको क्राइम करने में नहीं अच्छा लग रहा है तो मत करो। यू आर द डिसाइडर। कोई सही गलत कुछ नहीं होता है। अच्छा, हम लोग किसी और दिन ये भी बात करेंगे कि द सो कॉल्ड गुड लाइफ एंड द सो कॉल्ड बैड लाइफ, ये सब माइंड की क्रिएटेड डुअलिटीज हैं। और क्रिमिनल्स जो हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। तो क्रिमिनल्स सोसाइटी के लिए क्या अच्छा काम करते हैं, ये हम किसी और दिन बात करेंगे। और बस एक इंडिकेटर सबसे बड़ा याद रखिए कि जिस दिन आपके मन में ये बात आ जाएगी कि आप जो है वो बिल्कुल फाइनेस्ट पॉइंट ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंच गए, तो दैट इज एन इंडिकेटर दैट यू हैव नॉट गॉन एनीवेयर, दैट यू हैव फॉलन इनटू बिगेस्ट डिच। वो अपना ज्ञानी होना या अपना सफल होना, अपने अंदर कोई गुण है इसकी पहचान होना, ये बहुत बड़ा इंसान का धोखा है। और अक्सर लोग ये आपको धोखे में रखते भी हैं, आपकी तारीफ करेंगे, आपको अंदर से वो ईगो आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, अरे हमारी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब तो जरूर हम बहुत अच्छे इंसान होंगे। तो एक मुगालता एक क्रिएट हो जाता है अपने बारे में। तो वो नहीं होना चाहिए। जहां अपने बारे में कोई ऐसा मुगालता आया दैट यू हैव बिकम बेटर देन एनीथिंग, वो एनीबडी एल्स, तो वो मुगालता आपको बहुत गहरी खाई में डाल देता है। सो आई विल स्टॉप हियर अबाउट द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड दिस प्रोग्राम। और आप कहोगे डॉक्टर साहब आपका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, आप बातें तो वेदांत वाली कर रहे हो और आपके मेथड्स वही लिमिटेड हैं खाने पीने के। तो इसीलिए हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे जावेद को कि माय प्रोग्राम इज difficult to understand because of its simplicity. People can never accept that a program which is aiming at so lofty goals can be so simple. तो बहरहाल ये धीरे धीरे हम लोग बात को समझेंगे। और जावेद, अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो अभी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, और अदरवाइज आई विल प्रोसीड टू माय मेन सब्जेक्ट ऑफ टुडे। I think, sir, we can start the main subject of today, and on the later part, we'll discuss this ठीक है, question part. ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप इन आवर हेल्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप इज एज इम्पॉर्टेंट एज ऑक्सीजन, और ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तो अगर स्लीप की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती है तो फिर बीमारी आना निश्चित है।
और देयर बहुत से सिक्रीशंस हैं जो सिर्फ सोते समय निकलते हैं, और ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा सिक्रीशन है जो सिर्फ सोते समय सिक्रीट होता है। वैसे ही कॉर्टिसोल लेवल्स जो है स्टेरॉइड्स बॉडी के, वो रात लेट नाइट वो फिर ज्यादा सिक्रीट होते हैं। तो सारे हार्मोन्स की ऑलमोस्ट सर्केडियन रिदम्स होती हैं, कौन सा हार्मोन सुबह निकलता है, कौन सा रात में निकलता है, तो वो सर्केडियन रिदम्स मेंटेन रहती हैं। और जो हार्मोन स्लीप के समय निकलते हैं तो वो रात में ही निकलेंगे नींद के दौरान और आपको मजबूत बनाएंगे। और स्लीप को बोलते हैं दिस इज द रिपेयर मोड। वो जो भी बॉडी में डे टू डे वियर एंड टीयर होता है, तो रोज आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, खाते हो, कुछ खाना हजम होता है, कुछ नहीं हजम होता है, और चीजें बॉडी के साथ में अंदर जाती हैं जो आउट ऑफ सिंक होती हैं। आपकी हर एक की बॉडी का एक कैरेक्टर होता है, तो अगर वो कैरेक्टर के अगेंस्ट कोई चीज आपके अंदर गई है, कोई ख्याल है वो आपके कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा है और आपके अंदर चला गया, कोई खाना है जो आपने खा लिया जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है, तो उससे इन्फ्लेमेशन होता है। व्हेनेवर एक्सटर्नल इनपुट्स आर नॉट अलाइंड विद योर इंटरनल रियलिटीज, तो चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे एयर हो, चाहे वो नॉइज लेवल हो, चाहे वो किसी की बातें हो, चाहे वो आपका काम का प्रेशर हो। बहुत सा काम होता है जो आप बहुत एंथुजियास्टिकली और एनर्जेटिकली करते हो, अच्छा लगता है काम करना, और बहुत सा काम होता है जिसको करने में आपको बहुत डिप्रेशन होता है और डिमोरलाइजेशन होता है और खराब लगता है। तो व्हेनेवर देयर इज ए मिसमैच बिटवीन द एक्सटर्नल इनपुट एंड द इंटरनल रियलिटी, तो वहीं पर फिर ये जो है आपका एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो रोज होता है ऐसी, उसी की वजह से एजिंग होती है, उसी की वजह से हम धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। तो रात में वो सब रिपेयर हो जाता है। और एक और चीज होती है उसको बोलते हैं डीएनए रिपेयर, क्योंकि आपका जो डीएनए है, और डीएनए की हेल्थ को एक नापने का तरीका होता है, उसको टेलोमियर लेंथ बोलते हैं। तो टेलोमियर लेंथ की बातें आजकल बहुत हो रही हैं, और जहां पर भी डायबिटीज की बात होती है या डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की बात होती है, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की बात होती है, तो हम लोग डीएनए हेल्थ की बात भी करते हैं। उसमें टेलोमियर लेंथ सबसे बड़ा उसका इंडिकेटर है। तो इवन डीएनए रिपेयर भी रात में नींद के समय होता है। तो आप समझ लो अगर डीएनए रिपेयर भी हो रहा है, तो डीएनए तो आपका सीड है, वो तो कोड है, तो उससे तो फिर आपकी लॉन्गेविटी डायरेक्टली बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। तो नींद में क्या होता है कि ये दो तरीके की नींद होती है। इसको जब साइंटिफिकली स्टडी करा जाता है तो उसको बोलते हैं आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और नॉन आरईएम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। और ये दोनों इंपॉर्टेंट होती है, दोनों की बड़ी वैल्यू होती है। और एक इंसान की रात में कम से कम 4 से 5 साइकिल्स होती है, 4 से 5 साइकिल्स होती हैं आरईएम और नॉन आरईएम की। सॉरी। तो 75% हमारी जो टोटल स्लीप होती है वो नॉन आरईएम स्लीप होती है, और जो 25% होती है वो आरईएम स्लीप होती है। तो नॉन आरईएम स्लीप को जैसे बोलते हैं कि वो ज्यादा डीप स्लीप होती है, इट इज ए मोर डीप स्लीप, और उसकी भी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 2 3 4। सो नेचुरली स्टेज 1 जो है वो रिलेटिवली लेस डीप स्लीप है, और स्टेज 4 जो होगी वो बहुत डीप स्लीप होगी, जिसमें कि यू आर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, you are almost unconscious and you have got no communication with the outside world, you go very deep within yourself। तो वो बहुत रिफ्रेशिंग भी होती है, बहुत रिलैक्सिंग भी होती है। उस वाली स्लीप में फिर कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं, और उससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग ज्यादा होती है, मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं, बोन्स स्ट्रेंथन होती हैं, ऑर्गन्स उससे स्ट्रेंथन होते हैं। तो जितना डीप आपकी नॉन आरईएम स्लीप होगी उतना बॉडी की स्ट्रेंथनिंग ज्यादा होगी। और दूसरी होती है उसको बोलते हैं आरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप जो आपने बताया कि करीब 25% ऑफ द टोटल स्लीपिंग आवर्स आर स्पेंट इन आरईएम स्लीप, और इसमें सपने आते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद ड्रीम्स। और बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहें कि वो टोटल अगर किसी की नॉन आरईएम स्लीप है तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। एंड दिस पार्ट ऑफ द स्लीप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर having a good analytical mind, and innovation, out of the box thinking,
and having a creative mind. तो ये सब चीजें REM sleep के थ्रू आती हैं. And it is also considered to be more responsible for happiness. People who have got good quantity of REM sleep, they are also more happy people. लेकिन जो सबसे important चीज है वो है to have a balance between NREM sleep and REM sleep. So अल्टीमेटली स्लीप क्या करती है कि हमारी बॉडी के रिसोर्सेज को रिफ्रेश कर देती है, उनको री एनर्जाइज कर देती है, डीएनए रिपेयर करती है, और जहां भी स्लीपलेसनेस होती है तो वहां मेजर हेल्थ क्राइसिस हो सकती है. इवन डायबिटीज कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन, बिकॉज स्लीप डिप्राइवेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो डायबिटीज का एक बेसिक कॉज होता है. इट कैन कॉज high blood pressure, coronary artery disease or heart diseases, autoimmune diseases, and even cancers. They can all be caused by sleep deprivation. तो अब सवाल उठता है कि how much sleep? So there are about 7 to 8 hours of sleep which is required by an average person. किसी की थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो सकती है, और रिक्वायरमेंट एज के साथ साथ कम होती है. जब छोटा बच्चा होता है तो नवजात शिशु तो करीब 22-23 घंटे सोता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्लीप की क्वांटिटी कम होती जाती है. 60s में और 70s में आते आते स्लीप की रिक्वायरमेंट 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं रह जाती है. बट यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कोटा ऑफ स्लीप. तो कोई भी सवाल पूछेगा कि कैसे वो स्लीप पाई जाए, उस स्लीप को पाने का तरीका क्या है, तो मेरा एक ही शॉर्ट आंसर है कि मेरे प्रोग्राम को फॉलो करो. मेरे प्रोग्राम को फॉलो करो, मेरे वीडियोस को देखो, लाइफ के नेचर को समझो, और जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है उसको पूरा का पूरा फॉलो करो जितना कर सको, टू वॉट एवर एक्सटेंट पॉसिबल. और ये जो उसके 15 स्टेप्स हैं वो दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो इट विल एवरी स्टेप विल हेल्प इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर स्टेप्स. लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि आप कुछ मेथड्स बताइए कि कैसे अच्छी नींद पाई जाए, तो मैं बोलूंगा कि देयर आर क्लियरली नो मेथड्स. और जो भी मेथड्स आपको बताए जाते हैं वो माइंड को एंगेज करने के लिए बताए जाते हैं, और जहां माइंड एंगेज होगा तो स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है. अच्छी स्लीप का कुछ और कोई मेथड नहीं होता है. जैसे एक छोटा बच्चा सो जाता है, 1 साल भर का या 2 साल का बच्चा सो जाता है, तो उसको किसी मेथड की जरूरत नहीं होती है. अगर मेथड की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कि complications हैं which can be solved only by practice of this program. तो मेरा प्रिस्क्रिप्शन ये है कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अच्छी स्लीप की उनको पूरा कर लीजिए. वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? क्लीन बेड होनी चाहिए, क्लीन रूम होना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, इन जनरल घर में कंफर्टेबल लिनन होनी चाहिए, आपका कवरिंग जो है, आपकी चादर जो है वो सब साफ और सॉफ्ट होनी चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए रूम के अंदर, और टेम्परेचर अराउंड 22 to 24 डिग्रीज होना चाहिए. इतना अगर है तो आपको जस्ट फिर रिलैक्स करना है, आपको जस्ट रिलैक्स करना है, और आपको सोचना नहीं कि नींद आई या नहीं आए. आए तो आए, ना आए तो ना आए. रिलैक्सेशन का ये मतलब है. और एक और चीज है, वो मैंने प्रैक्टिस करी हुई है और मैं उसको अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, और अब आप में से जो लोग चाहें उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. वो है द कंसिडरेशन ऑफ डेथ. कंसीडर डेथ. तो रात में जब सारा काम करके आप सोने के लिए जाओ तो ऐसा अंदर से महसूस करो कि जीवन पूरा हो गया, नाउ आई एम फिनिश्ड, माय लाइफ इज फिनिश्ड, और आई एम गोइंग इनटू डेथ, आई एम एंटरिंग इनटू डेथ. और कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि डेथ में और स्लीप में कोई फर्क नहीं होता है, बिल्कुल दोनों सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि जिस आदमी को डेथ से डर लगेगा वो भी उसकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, वो भी नींद में जाने से डरेगा, क्योंकि नींद इज एन एक्सपीरियंस ऑफ टेम्पररी डेथ. सो स्लीप कैन बी कंसीडर्ड एज अ टेम्पररी डेथ, एंड डेथ कैन बी कंसीडर्ड एज ए मोर लॉन्ग लास्टिंग स्लीप. तो जिनको ये अच्छा लगे वो इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जिनको डर लगे इस मेथड से वो इसको अवॉइड कर सकते हैं. एक बात जो सब लोग कहते हैं आपसे कि टी और कॉफी के इनटेक को मिनिमाइज कर दीजिए जितना कम कर सके, और शाम को 6 बजे के बाद कोई चाय कॉफी नहीं पिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिदम को फॉलो करें, जो हम लोग पिछले अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं.
अगर आपका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है और आप सेम टाइम पे सोते हैं, सेम टाइम पे जगते हैं, क्योंकि जो सर्केडियन रिदम्स हैं जितनी स्ट्रांग होती हैं, आपके सिस्टम्स अंदर से उतने ही स्ट्रांग हो जाते हैं। तो अगर आप एक ही वक्त पे रात में सो रहे हैं, देन इट विल कम इजीली, द स्लीप विल कम इजीली। और 7 बजे शाम के बाद कोई स्क्रीन नहीं वॉच करें, ये वीडियोस और टेलीफोन और टीवी, ये सब चीजें शाम को 7 बजे या लेटेस्ट 8 बजे के बाद बंद कर दें। थोड़ा बाहर रात में स्ट्रोल कर लें। अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे कि हमें नींद की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स के पास एक ही सोल्यूशन है, विच इज ए रीजनेबल सोल्यूशन, दैट इज ए टैबलेट। तो कोई ना कोई स्लीपिंग टैबलेट आपको डॉक्टर जरूर देगा। और हमने अपनी जिंदगी में बहुत स्लीपिंग टैबलेट्स लिखी हैं, और स्लीपिंग टैबलेट लिखने से बहुत मिराकुलस इंप्रूवमेंट लोगों में मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, पेशेंट की रिकवरी फास्टर हो जाती है। तो लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्पररी सोल्यूशन तो हो सकता है। और जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं, उनको कहते हैं कि हमको रात में अच्छी नींद आ जाती है, तो वो बिल्कुल गलत फहमी है। अल्कोहल से कोई अच्छी नींद नहीं आती है, और अल्कोहल ओनली कॉजेज फ्रैगमेंटेड स्लीप, superficial sleep, and basically it is a very superficial REM sleep only. तो कभी भी अल्कोहल किससे कोई फायदा नहीं हो सकता है स्लीप में। अच्छा जावेद, अगर तुमको ध्यान हो तो हमने एक बार एक बात कही थी, हम एक ऐप बनाना चाहते थे। अगर कोई ऐप मेकर हमारे साथ कोलैबोरेट करे तो हम एक ऐप बनाना चाहते हैं, और वो स्लीपिंग और वेकिंग ऐप होगा, तो जिसकी मदद से आदमी को अच्छी नींद आएगी और अच्छी तरह वो सुबह उठेगा। और उसमें हम कुछ वो डालेंगे, क्या कहते हैं कि म्यूजिक डालेंगे, मंत्रों की म्यूजिक डालेंगे, कि जिन मंत्रों की म्यूजिक सुनते हुए उसको सोना चाहिए और जिन मंत्रों की म्यूजिक सुनते हुए उसको उठना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी हम बात यहाँ पे कर लें ब्रेन वेव्स की। तो ये ब्रेन वेव्स की स्टडी हमारे न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं जब ये ईईजी का टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। तो उसमें ये देखते हैं कि ब्रेन में कौन सी वेव्स चल रही हैं, और हमारी 24 घंटे की जो एक्टिविटी होती है उसमें ब्रेन की वेव्स चेंज होती रहती हैं। और मतलब ऐसे आप समझो कि ब्रेन के जो डिफरेंट एरियाज हैं उसमें बहुत बिल्कुल माइक्रो लेवल की करंट जनरेट होती है, जिसके थ्रू सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो उनका जो सिंक्रोनाइज पैटर्न होता है उनको ब्रेन वेव्स कहते हैं। तो डेल्टा वेव्स होती हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 to 4 हर्ट्ज की होती है। ये डीप स्लीप में होती हैं ये ब्रेन वेव्स। तो डेल्टा वेव्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग होती हैं। और एक थीटा वेव्स होती हैं जो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 to 8 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये उस समय होती है जब इंसान ना तो पूरी तरीके से सो रहा है ना पूरी तरीके से उठा हुआ है, वो बीच की स्टेज होती है, जिसको हम अपने ऐप के थ्रू इम्पैक्ट करना चाहते हैं। और अल्फा, तो मतलब आप कह सकते हो कि थीटा वेव जो होती है वो थीटा वेव भी रिलैक्सिंग होती है, लेकिन फुली कॉन्शियस इंसान नहीं होता है। अल्फा वेव जो होती है वो फुली कॉन्शियस स्टेट की होती है, लेकिन कॉन्शियस भी है और आदमी रिलैक्स भी है, बहुत ज्यादा वो डेस्परेट नहीं है। तो उसको बोलते हैं मोस्ट डिजायरेबल जो ब्रेन वेव होती है, जो ज्यादातर 24 घंटे ड्यूरिंग द वेकिंग आवर्स जो रहनी चाहिए, वो अल्फा वेव रहनी चाहिए। और बीटा वेव वो तब होती है जब हम अपने ब्रेन सेल्स को बहुत एक्टिव करते हैं, जब बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई काम कर रहे होते हैं। सो इट रिलेट्स टू द वेकफुल स्टेट, alert state, when the mind is engaged in some mental activity, and when the mind is attentive, and when the person is competitive. तो जैसे कोई वकील मुकदमा लड़ रहा हो, जैसे कोई डिबेटर कोई डिबेट कर रहा हो, फुल अटेंशन के साथ वो एक एक पॉइंट को सुन रहा हो, उस समय ये बीटा वेव्स होती हैं। और बीटा वेव्स भी नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी का अकम्पलिशमेंट ज्यादा होता है जब उसमें ये टेम्पोरली ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, जब जरूरत है तब उसकी वो बीटा वेव्स स्ट्रांग होनी चाहिए। और गामा वेव्स होती हैं जिनका फ्रीक्वेंसी होती है ओवर 20 और इवन ओवर 30 हर्ट्ज। वो एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन की सिचुएशन में होती हैं, इवन एजिटेशन की सिचुएशन में होती हैं, और इवन वायलेंस की सिचुएशन में होती हैं।
तो गामा वेव्स जो हैं वो बहुत कोई डिजायरेबल वेव्स नहीं है, बट यस देयर आर पीपल हु एक्सपीरियंस लॉट ऑफ देयर टाइम इन गामा वेव्स। तो वेव्स की बात हमने सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि हम स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की जो बात कर रहे थे, और हम कैसे स्लीप को ज्यादा ईजियर बना सकते हैं और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, और ज्यादा कहा जाए कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस बना सकते हैं, वो उस समझ के जरिए से। तो एक तो स्टेट होती है जो फुली कॉन्शियस है, फुली अवेक स्टेट, जिसमें कि बीटा वेव्स होती हैं अधिकांशतया और अल्फा वेव्स होती हैं जब इंसान अवेक होता है और रिलैक्स होता है। दूसरा होता है तो पहली वाली जो मैंने बताया फुली अवेक, तो जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर फुली अवेक, बट योर माइंड इज इन रियल टाइम ऑल्सो एनालाइजिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो रियल टाइम में आपका माइंड हमारी बात के मतलब निकाल रहा है, और हमारी बातें जो है वो लैंग्वेज, ये सिर्फ साउंड नहीं है, इसके मीनिंग्स हैं। अगर हम ये बातें किसी छोटे बच्चे के सामने करें, 6 महीने का बच्चा है, तो उसके लिए तो ये साउंड होगी, सिर्फ उसके लिए साउंड भी नहीं बल्कि नॉइज होगी है, और लेकिन आपके लिए ये नॉइज नहीं है, आप इसका मतलब निकाल रहे हो। तो व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, तो फिर वो बहुत डीपर लेवल पे वो आपके ब्रेन को नहीं इंपैक्ट कर पाती है। और दूसरी स्टेट होती है डीप स्लीप। डीप स्लीप जिसमें मैंने बताया कि डेल्टा वेव्स डोमिनेट करती हैं, तो वो इंसान पूरी तरीके से नॉन कम्युनिकेटिव होता है विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। आप बगल में बैठ के उसकी साजिश करते रहो उसके खिलाफ, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है आउटसाइड वर्ल्ड से। कोई म्यूजिक बज रही हो बाहर, उसको कुछ नहीं पता लगेगा। तो जो बीच की स्टेज होती है, जो मैंने कहा कि जिसको मैं बिटवीन द स्लीपिंग एंड अवेकिंग स्टेट जो होती है, उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हिप्नागॉगिक स्टेट। हिप्नागॉगिक स्टेट होती है जो जस्ट रात में सोने से पहले होती है, और हिप्नोपॉम्पिक स्टेट होती है तो जो सुबह उठने से पहले होती है। और हमें इसका एक्सपीरियंस है, ये हम जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि उस समय अगर स्पेशल कोई मंत्र कानों में जाए, देन द ब्रेन एट दैट टाइम डज नॉट एनालाइज द मीनिंग ऑफ दैट साउंड। वो ब्रेन के बहुत अंदर तक जाती हैं फिर, क्योंकि जो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि जो साउंड वेव्स हैं ये कानों के जरिए से जाती हैं, फिर एर्थ नर्व के जरिए से ट्रैवल करती हैं, और टेम्पोरल कॉर्टेक्स में एक पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स। तो ये सब आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से आप साउंड को सुनते हो। लेकिन हमने ये बताया था पिछली बार आपको कि ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाकर साउंड्स डोंट डाई आउट, वहां पे खत्म नहीं हो जाती उसकी जर्नी। हाँ, आपने सुन दिया, लेकिन फिर अब आप उसका मतलब निकालते हो, तो फिर आप अपना जो फ्रंटल लोब्स हैं और प्री फ्रंटल लोब्स हैं और जो ब्रेन के एनालिटिकल पार्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करने लगे। फिर वो जो डीपर कनेक्शंस हैं, तो डीपर कनेक्शंस के थ्रू वो साउंड वेव फिर और पार्ट्स में भी ट्रैवल करती हैं, और तो वो थीटा वेव्स का टाइम होता है। तो उस टाइम को यूटिलाइज करा जा सकता है फॉर improving the level of consciousness. So I will stop here. Thank you very much for watching me. And now if there is any question, Javed and Najaf, or from anybody who is on the show, you can ask your questions. सर मेरा पहला क्वेश्चन है, नींद से ही रिलेटेड है वो, और सर मैं ये जानना चाहती हूँ क्या नींद का हमारे मूड पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है और आप जो है वो सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल एनर्जाइज्ड रिलैक्स नहीं फील कर रही हैं, तो आपका मूड इरिटेबल होगा, और आपका झगड़ा करने का मन करेगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब एक आप ऐसे समझ लो कि रात में अगर बहुत गहरी नींद आती है, और गहरी नींद का हमने बता दिया कि उसमें एक REM और नॉन REM स्लीप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो अगर वैसी स्लीप आपको रात में मिलती है तो आप बहुत एक बेहतर इंसान के रूप में सुबह उठते हो, जैसे एक फूल बिल्कुल खिला हुआ सुबह उठता है। सो आई ऑफन टेल माय पेशेंट्स दैट आफ्टर गेटिंग ए सेटिस्फाइंग स्लीप यू शुड गेट देम लाइक ए फुली ब्लॉसम्ड फ्लावर इन द मॉर्निंग। उसका बहुत फर्क पड़ता है आपके मूड्स पर। सॉरी
यस सर। सर और कोई नींद, सवाल था? हाँ सर, नींद पूरी ना होने की वजह से क्या हमारा ईटिंग पैटर्न भी चेंज होता है? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर टोटली डिसेबल्ड। मतलब देखिए, हम आपको एक बात बताएं नजफ, आप एक बात को समझो कि ये बड़े फंडामेंटल लेवल्स हैं जहां पर कि इंसान की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी हो रही हैं या नहीं पूरी हो रही हैं। तो जैसे खाना है, खाना इंसान की बहुत प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, और खाना नहीं मिलेगा तो वो आदमी कभी किसी लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सिस्टम जो है वो, उस पर क्राइसिस आ जाएगी, वो उसका सिस्टम बचेगा ही नहीं। मतलब इट्स ए थ्रेट टू लाइफ। तो आप समझो कि वो आदमी, फिर आप कहोगी कि वो खाने की चोरी करेगा? नहीं, वो खाने की चोरी तो करेगा, वो तो खैर एक जाहिर सी बात है, लेकिन वो और भी बहुत से गलत काम कर सकता है। वो एक सैडिस्टिक इंसान बन जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो आपकी बॉडी की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, जब ये नहीं पूरी होती है या नहीं ऑप्टिमली पूरी होती हैं, तो इनके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये बीमारी करती हैं, ये आपके मूड को डिस्टर्ब करेंगी, आपकी रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करेंगी, और हर लेवल पे आपका नुकसान होता है। नजफ, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लाइक आई थिंक अगर उस पैटर्न पे जाए तो 80% ऑफ द यंग पॉपुलेशन इज फीलिंग द सेम। हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें लेट नाइट कॉल्स, राइट, मीटिंग्स, बिकॉज ऑफ हमारा जो वर्किंग है वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में होता है, सो डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी और द कस्टमर अवेलेबिलिटी हम उस टाइप से काम करते हैं। तो जो एक स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए आइडियली, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि आफ्टर 7 हमको स्क्रीन लैपटॉप छोड़ देना चाहिए, बट इन माय केस नॉर्मली इट्स 10:30 द मिनिमम टाइम जब तक मुझे वो स्क्रीन पे रहना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट इट विल टेक 2-3 आवर्स टू गो टू बेड, राइट? सो इट विल बी नॉर्मली 12-12:30 एवरी डे, राइट? तो वो 6 और 8 आवर्स की स्लीप तो हो पाती है, पर वो जो उसका जो राइट टाइम है वो नहीं हो पाता, राइट? ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इट्स अप टू 10 to 6 और मेरा वो 1 to 7 होता है, राइट? तो दैट्स अ डिफिकल्ट एंड डेफिनेटली नहीं, तो देखिए, अभी आप बिल्कुल इसके बारे में सोचे नहीं, और ये सेकंड बेस्ट सिचुएशन हो सकती है जो आपके साथ है। कम से कम आपके आवर्स वेरी कर रहे हैं और डिफरेंट हैं, लेकिन क्वांटिटी ऑफ स्लीप पूरी हो जाती है। ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो जावेद, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक है आइडियल और एक है अवेलेबल। तो आइडियल वो है जो हम करना चाहते हैं, जैसी जिंदगी हम चाहते हैं, और अवेलेबल वो है जो हमको परमात्मा ने दी हुई है। तो हम कभी बहुत पहले हम लोग जब इस प्रोग्राम की बातें कर रहे थे, तो नजफ से हमारी बातें हो रही थी कि 2 एजेंडा होते हैं, एक है माई एजेंडा और एक दूसरा होता है ऑलमाइटीज एजेंडा। तो ऑलमाइटीज एजेंडा हमेशा चलता है जिंदगी में, और माई एजेंडा जो है वो चलता चलाता कुछ नहीं है। तो हम लोग हमेशा आइडियल की बात करेंगे, और जब हो सकेगा आइडियल को फॉलो भी करेंगे। लेकिन अगर आइडियल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो हम जो चीज आपको बताना चाहते हैं वो है कि कोई मन में फीलिंग ऑफ गिल्ट नहीं हो। आप उतना ही सही हो जितना सुबह 4 बजे उठने वाला इंसान सही है। मतलब 2 तरीके के लोग नहीं हैं इस दुनिया में, एक वो कि जो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, और दूसरे वो जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान जिस रास्ते पे चल रहा है वो उसका अच्छा रास्ता है। और इस सही गलत के कॉन्फ्लिक्ट ने इतना ज्यादा उपद्रव किया है इस दुनिया में, इतनी लड़ाइयां लड़वाई हैं, घरों के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि हस्बैंड कह रहा है वाइफ गलत है, वाइफ कह रही है हस्बैंड गलत है, अमेरिका कह रहा है कि अफगानिस्तान गलत है, अफगानिस्तान कह रहा है अमेरिका गलत है, अमेरिका कह रहा है रशिया गलत है। मतलब ये जो सही गलत का कॉन्फ्लिक्ट है, ये बेसिकली बहुत चीजों से मिलके बनता है। इसमें बड़ी सारी प्रिजुडिसेस है, बड़ी सारी ग्रीड है, बड़ी सारी ईगो है। आई थिंक वी शुड रिमेन अवे फ्रॉम दैट एज मच एज पॉसिबल। तो जो भी आप लाइफ लीड कर रहे हो आप करते रहो, विदाउट गोइंग इनटू एनालिसिस कि ये सही है कि गलत है। हाँ, जिस दिन रिटायर हो जाना काम से अपने, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक दिन रिटायरमेंट का भी आएगा, या जिस दिन तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ कि अब तुमको सिर्फ अपनी टीम को ऑर्डर्स देने हैं और तुमको खुद कुछ नहीं करना है, तो तुम अपना बहुत अच्छा रूटीन मेंटेन कर सकते हो। तो लेट द टाइम कम,
but in the meantime, don't feel bad about this. So what you are doing, I think millions of people are doing in the world, and this is the next best thing possible. Javed. ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा चीज और मैं समझने की कोशिश करूंगा। आजकल के जो बच्चे हैं, लाइक बिटवीन 8 to 14 इयर्स जो किड्स हैं, उनका भी मैं एक अपने घर में भी और अपने आसपास भी एक स्लीपिंग पैटर्न देख रहा हूँ, तो वो भी काफी डिस्टर्बिंग है फॉर पेरेंट्स आल्सो, राइट? बिकॉज ऑफ उनके पास अपने होमवर्क्स होते हैं, अपने असाइनमेंट्स होते हैं जो लेट नाइट तक फिनिश हो पाते हैं, and most of the schools in India starting from 7 to 7:30 के टाइम स्लॉट होते हैं, so they start their day very early, right? तो उनको ना तो रात में ठीक सोना हो पा रहा है और ना ही मॉर्निंग में वो बहुत लेट तक सो पा रहे हैं, तो उसका उनकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा? वो अगर नहीं, डेफिनेटली इम्पैक्ट तो खराब ही होगा, और इसीलिए एजिंग हो रही है, इसीलिए समाज में बीमारियां हैं। आप बोलो कि हम तो खैर आपसे उम्र में बहुत ज्यादा हैं, और हमने तो पिछले 66 साल में देखा है कि बीमारियां तो बढ़ती जा रही हैं, बीमारियां कम तो नहीं हो रही हैं। नई नई दवाएं आती जा रही हैं, उन दवाओं के नए नए साइड इफेक्ट्स आते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि बीमारियां कम होती जा रही हो। लाइफ इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड विद एवरी पासिंग डे। तो लेकिन आप करोगे क्या जब आपके सामने एक ही रास्ता है? आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते हो कि हम उसका स्कूल से नाम कटा देंगे और जिससे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करे। इट्स ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और उसको कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में सेलेक्ट होना है, कहीं ना कहीं उसको अपनी जगह बनानी है, तो ही हैज टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। वो चाहे जितना टॉर्मेंटिंग प्रोसेस हो, चाहे वो जितना डैमेजिंग प्रोसेस हो, लेकिन जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं है तो ये कर सकते हैं कि भाई वीकेंड पे वो ज्यादा सो ले, वीकेंड पे वो थोड़ा देर तक सो ले, उसकी नींद पूरी हो जाए, और जहां तक पॉसिबल हो माँ बाप उसके सामने ये ऑप्शंस रखें कि मतलब उसके लिए, और माँ बाप खुद उसके सामने एज ए रोल मॉडल अपने आप को पेश करें कि प्लेइंग गेम्स शुड बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब अगर फादर मदर ही ज्यादातर टाइम स्क्रीन पे रहेंगे तो बच्चा भी वही ट्रेनिंग लेगा, और वो चारों तरफ वही चीज देख रहा है। लेकिन अगर आप खुद भी घर में स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो बच्चा भी उसमें लाइन पे जाएगा। ये बात थोड़ी सी रह गई डिस्कशन में स्लीप वाले में कि एक्सरसाइज से भी नींद अच्छी आती है, तो उस बच्चे को कोई ना कोई गेम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दिलवाइए, प्रॉपर ट्रेनिंग, वो सीखे, वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे बैडमिंटन खेले। हमने तो किसी गेम की ट्रेनिंग कभी ली नहीं, हमारे लिए तो बस पढ़ाई पे ही हम लोग का फोकस रहता था, और उसमें हमारा मन नहीं लगता था पढ़ाई में। हमारा मन खेल तमाशे में ज्यादा लगता था, गाना गाने में और मतलब एक्टिंग में और बाकी चीजों में हमारा मन लगता था। तो हम मतलब बड़े डिवाइडेड से रहते थे, ना इधर जा पाए ना उधर जा पाए, हम बीच में मतलब फंस के रह गए। लेकिन अगर प्रॉपर आपके बच्चे को किसी गेम में इंटरेस्ट है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाओ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे वो खेले, तो उसकी नींद भी अच्छी होगी, एंड इन द एंड जो भी अवेलेबल है बी सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि हर चीज आपके हिसाब से आइडियल नहीं हो सकती। Javed. Yes sir, thank you so much. I think any other question? So we can stop here. सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर। हम लोग 7 to 8 आवर्स को कंप्लीट करने के बारे में भी सोचते हैं कि इतनी नींद होनी चाहिए, जैसे कि आपने बताया, तो क्या वो हम लोग 12 बजे से स्टार्ट करेंगे तो इसको ठीक नींद में कंसीडर किया जाएगा, या फिर हम उसे 9 और 10 और 11? नहीं। देखिए, अगर आप आइडियल की बात कर रहे हैं, आपके हाथ में बिल्कुल आइडियल सब कुछ है, और आपके ऊपर कोई कंपनी के प्रेशर्स नहीं है, कोई और असाइनमेंट्स के प्रेशर्स नहीं है, तो आप रात में आप 10 बजे सो जाइए और सुबह 5 बजे या 5:30 बजे उठ जाइए। ये हम आइडियल की बात कर रहे हैं कि आपको कोई कंपल्शंस नहीं है, कोई प्रेशर्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और सुबह उठ के थोड़ा योगा करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, क्योंकि वो आइडियल टाइम होता है मेडिटेशन के लिए, और थोड़ा जॉगिंग करिए, थोड़ा जिमिंग करिए, तो उसके बाद तैयार होके नाश्ता करके आप 8 साढ़े 8 बजे काम पे निकल जाएं, शाम को 5 बजे काम से लौट आए, 5 से लेकर के रात में 8 साढ़े 8 तक अपना सारा जो भी खाना वाना है और घर का काम है वो सब निपटा लें,
8:30 से 10 बजे तक बातें करें, घूमें बाहर, अपने दोस्तों से यार दोस्ती करें, मतलब जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं आपके, जिनके साथ मतलब आपका एक सोशल सर्कल है, और 10 बजे सो जाएं। तो ये एक आइडियल चीज हो गई है। लेकिन अगर आइडियल नहीं अवेलेबल है, तो ये नहीं सोचना है कि आपको कि आपकी लाइफ इम्परफेक्ट है, या मतलब कोई फीलिंग ऑफ गिल्ट नहीं आनी चाहिए। फीलिंग ऑफ गिल्ट इज द वर्स्ट थिंग पॉसिबल, जस्ट लाइक फीलिंग ऑफ ईगो इज ऑल्सो द वर्स्ट थिंग पॉसिबल। हमने एक बार कहानी पढ़ी थी ओशो की किसी किताब में, कि एक बार जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो सबको सिखाते थे कि नमाज पढ़नी चाहिए सुबह। तो एक लड़का उनसे बहुत प्रभावित हो गया, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम भी सुबह नमाज पढ़ेंगे चल के। और पहले दिन वो लड़का उनके साथ सुबह सुबह गया मस्जिद में, जाके उसने नमाज पढ़ी। और जब वो लोग नमाज पढ़ के लौट रहे थे, तो उस लड़के ने कहा कि देखिए, प्रॉफिट को बोला कि देखिए प्रॉफिट साहब, ये सो रहे हैं लोग, इनको जरा भी मतलब पता ही नहीं है कि सुबह नमाज पढ़ी जाती है, और कितने बड़े मतलब ये बेवकूफ लोग हैं कि देर तक सो रहे हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि बेटा तू घर जा, मैं दोबारा से नमाज पढ़ने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी नमाज खराब हो गई। अगर इस नमाज पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में इतना ईगो आ गया, दैट मीन्स यू हैव मिस द पॉइंट। तो कोई भी बात पे अगर आपके मन में ईगो आ जाए, दैट मीन्स यू हैव मिस द पॉइंट। और कोई भी बात पे अगर आपके मन में ये आ जाए कि नहीं, हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, या हम गलती कर रहे हैं, नहीं, गलती आप कर रहे हैं तो आपसे वो ऊपर वाला करवा रहा है। अगर कोई आदमी रात के 12 बजे तक अपने काम से छुट्टी पाता है, तो दैट इज व्हाट द ऑलमाइटी हैज डिसाइडेड फॉर हिम। So you should never say even one word against what the Almighty wants for me. The Almighty wants that I should die today, then I will die today. It is acceptable, 100%. उसमें कोई ifs and buts नहीं है। तो हमको ये बात हम लोग हमेशा करते हैं कि ये आइडियल है, लेकिन अगर आइडियल नहीं हमें मिल पा रहा है तो ठीक है, लेट इट बी। डोंट क्रिएट ए मेस अबाउट दैट। मुजफ्फर सर, एक और क्वेश्चन है। मेरी एक फ्रेंड ने भी अभी ज्वाइन किया है इसमें। तो वो काफ़ी, उनका बिजी शेड्यूल होता है। वो मॉर्निंग में उठती हैं और फिर वो अपने काम पर जाने के लिए कम से कम 5 बजे उठते हैं, और उनका जो लेट नाइट सोना भी होता है। तो इसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारी मतलब आप जैसे बताते हो कि अगर बहुत लंबे समय तक यही पैटर्न फॉलो किया जाए तो डिजीजेस आने लगती हैं। तो सर, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि वो इस चीज को नहीं, वो जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो हो सकता है वो भी देखें, उनको भी समझ में आएगा कि लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए, हम हो या आप हो या आपकी वो फ्रेंड हो या यंगर जनरेशन हो, सब लोग चाहते हैं कि जिंदगी में खुशहाली हो, जिंदगी में खुशहाली हो। बच्चे आजकल क्यों ये सब देख रहे हैं, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और ये उनको वहां पर अच्छा लग रहा है, दे आर फीलिंग गुड। अगर वो फील गुड फैक्टर इंटरनली भी अवेलेबल हो जाए, तो वो लोग ज्यादा और प्रोडक्टिव कामों में लग सकते हैं। आजकल हम देखते हैं इंडिया में ये चीज बहुत कॉमन हो गई है, ये और शायद देशों में इतनी कॉमन नहीं है, कि इंडिया में अगर वो दुकानदार खाली भी बैठा हुआ है तो वो बैठ के टीवी पे, वो उस पे फोन पे पता नहीं क्या देखते रहते हैं ये, वो सुबह से शाम तक वो बैठ के देखता रहेगा, उसको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो उसके बारे में कोई सोचेगा नहीं, तो अच्छा लग रहा है उसको। तो अगर ये प्रोग्राम कोई फॉलो करता है, और वो जो फीलिंग ऑफ वेलबींग है, जो फील गुड फैक्टर है, अंदर से जो मजा आता है लाइफ का, वो जो एनर्जी है वो अंदर से आने लगती है, देन प्रोबेबली दे विल स्टार्ट बिहेविंग आल्सो डिफरेंटली। तो हमारा जो सेशन है ये वाला, जिसको कि हमने नाम दिया है थॉट थेरेपी। थॉट थेरेपी का मतलब है कि हम उनको थोड़े से ऐसे सपने दिखा रहे हैं कि जिंदगी और बेहतर हो सकती है। तो 100 लोग हमारी बात सुनेंगे तो 10 लोग उसमें से कोशिश करेंगे कि हाँ, हम इस रास्ते पे जाते हैं। और हम लोग थोड़ा सा और अभी इसको बात करेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस कैसे इवॉल्व करती है, कैसे वो इंटरनल जो फीलिंग है इटर्नल ब्लिस वाली, हमने पिछले बार कहीं पे ये बात डिस्कस की थी कि हमारा जो ट्रू नेचर है वो है
सच्चिद आनंद वाला। सच्चिदानंद का मतलब है कि दैट आई एम द एग्जिस्टेंस एंड आई एम द कॉन्शियसनेस एंड आई एम द ब्लिस। ये हमारा रियल नेचर है, जो हमने आपको शुरू में एग्जाम्पल बताया, द सोर्स ऑफ लाइट इन द मीडियम एंड द शैडो। तो हम लोग शैडोज में उलझे हुए हैं। तो हो सकता है कि 10 लोग ये वीडियो देखें तो सॉरी 100 लोग ये वीडियो देखें तो 100 में 10 का मन हो कि नहीं, आई वांट टू नाउ इवॉल्व टू दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उनकी जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी। और जो लोग का नहीं इंटरेस्ट आएगा, वो लोग जैसी लाइफ उनकी चल रही वैसी चलती रहेगी। तो मतलब देखो, पहले तो नजर ये समझो कि कभी भी ये दुनिया होमोजीनस नहीं थी। कभी भी ऐसे नहीं था कि सब लोग एक जैसे रहे हो, और ना ऐसा कभी होगा आगे कि सब लोग एक जैसे हों। तो सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज होंगी, सबके अलग अलग मेथड्स होंगे। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया के लिए पॉसिबल है? क्योंकि इसमें लिबर्टी बहुत है। हमारे प्रोग्राम में आप अपने हिसाब से प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि हमें कौन सा पॉइंट अभी फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है। सो अल्टीमेटली एवरीबडी विल बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सर जस्ट अ मिनट, नीतू क्या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? आई थिंक नीतू, यस, आई थिंक उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। उन्होंने कुछ Q&A बॉक्स में लिखा हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लिखा है। ठीक है सर, मैं एक क्वेश्चन और मैं लास्ट अपना पूछना चाहती हूँ सर। Yes. मैंने कहीं पढ़ा था कि जो डिजीजेस हैं वो डीएनए लेवल पर, जैसे भी अब आपने बताया कि हमारा स्लीप पैटर्न अगर चेंज होता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिजीजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो लाइक डायबिटीज आपने उसमें एग्जांपल दिया, थायराइड भी आई थिंक इससे काफी रिलेटेड होगी। तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट भी अवेलेबल हैं जिसमें डीएनए लेवल पे जाके चेक किया जा सके कि हम कौन सी डिजीज और किस तरह से हमारा डीएनए चेंज हो रहा है? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जो डीएनए टेस्टिंग होती है, मतलब जीन टेस्टिंग जो होती है, वो सिर्फ उन बीमारियों के लिए होती है जो डायरेक्टली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती हैं। मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से या जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी की वजह से होती हैं। जैसे मतलब कि एंडोक्रिनोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि लड़कों को कुछ को ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट लड़कों को हो जाता है तो उसमें फॉरन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के दिमाग में ये बात आएगी कि उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसे ही ध्यान में आता है, हम लोग फॉरन जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली वो जीन एब्नॉर्मेलिटी की वजह से बीमारी होती है। वैसे लड़कियां होती हैं जिनको कि सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं होता है और हाइट उनकी नहीं बढ़ती है, उनकी हाइट बहुत कम रह जाती है। तो वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास ऐसी लड़की जाएगी अगर, तो फौरन उसको ख्याल आएगा इसको टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। क्यों? टर्नर सिंड्रोम एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। वो ऐसी बीमारियों में हम लोग जेनेटिक टेस्ट कराते हैं जिसमें डायरेक्टली जो बीमारी है वो एक जीन एब्नॉर्मेलिटी की वजह से है, वो वेल डिस्क्राइब्ड है। लेकिन ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज है या थायराइड है, थायराइड एक आजकल की तारीख में ऑटो इम्यून बीमारी है जो इम्यून सिस्टम की वजह से है। तो ये इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से, तो इम्यून डिसरेगुलेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, ये जो ओबेसिटी हो गई, ये जो आजकल की ज्यादातर बीमारियां हैं जिनको लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं, तो ये बेसिकली पॉलीजेनिक होती हैं। इनके लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप जीन स्टडी नहीं करा सकते, आपको कुछ मिलेगा नहीं। और हमने आपको क्या बताया था शुरू में कि जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था कि एक कोलैबोरेशन होता है डीएनए और माइंड के बीच में, और जिससे एक प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक प्रोसेस। एपिजेनेटिक प्रोसेस का मतलब है कि जो बीमारियां हमारी जीन्स में छुपी भी हुई हैं, चाहे वो पॉलीजेनिक हो चाहे मोनोजेनिक हो, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है या मल्टीपल जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो भी है, लेकिन वो बीमारी हमको पैदाइशी तो नहीं होती।
वो हमको 40 साल की उम्र पे होगी या 50 साल की उम्र पे होगी। तो इस 40-50 साल तक हमारी ब्लड केमिस्ट्री चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस इन द माइंड। तो माइंड और डीएनए के बीच में कोलैबोरेशन होता है। जब माइंड की वजह से हमारी ब्लड केमिस्ट्री उस क्रिटिकल लेवल तक खराब हो जाती है कि अब वो जीन्स में छुपी हुई बीमारियां बाहर आ जाएंगी, तो वो बीमारी बाहर आ जाती है। अब किसी को 40 साल में बीमारी हुई और वो कहता है कि भाई हमारे घर में बीमारी है, मदर फादर सबको है, जेनेटिक है, तो जीन्स तो पैदाइशी भी तो वही वाले थे, तो पैदाइशी क्यों नहीं हुई डायबिटीज? उसने 40 साल क्यों लगा दिए या 50 साल क्यों लगा दिए? क्योंकि इतने साल लग गए उसके माइंड को, उसकी ब्लड केमिस्ट्री को बर्बाद करने में। तो अगर माइंड इवॉल्व हो जाए तो जो 40 साल में खराबी आई थी वो हो सकता है कि वो और 100 साल में आए, तो आदमी पूरी उम्र निकाल जाए विदाउट मैनिफेस्टिंग डायबिटीज। तो जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती है इन लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए, क्योंकि ये पॉलीजेनिक है, क्योंकि इसके लिए कोई डिमार्केटेड जीन है ही नहीं कि जो, हाँ हमने एक डायबिटीज एजुकेशन वीडियोस में हमने एक वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ डायबिटीज। उसमें हमने एक टाइप ऑफ डायबिटीज बताई थी मोनोजेनिक डायबिटीज। तो मोनोजेनिक डायबिटीज कम होती है, बहुत कम होती है और कम उम्र में हो जाती है, बच्चों को हो जाती है, लेकिन काफी कुछ एडल्ट डायबिटिक्स की तरह ही वो उसके लक्षण होते हैं। हाँ, तो उसमें जेनेटिक स्टडीज होती है मोनोजेनिक डायबिटीज में, लेकिन बाकी सब में हमें जीन स्टडी नहीं करानी है। हमें सिर्फ अपने माइंड को ध्यान रखना है कि हमारा माइंड हैप्पीनेस और सैडनेस के चंगुल से बाहर आ जाए। ये दो वो हैं, राक्षस हैं जो हमारे माइंड को अटैक करते हैं। एक का नाम है हैप्पीनेस और एक का नाम है सैडनेस, और ये दोनों एक ही चीज है, मतलब दोनों एक ही प्रक्रिया के दो अलग अलग नाम हैं। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो वी वांट टू गेट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस मिल जाती है तो हम हैप्पी हो जाते हैं, और नहीं मिलती तो हम सैड हो जाते हैं। तो उस चंगुल से हमें बाहर आना है। तो माइंड का जब कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है तो फिर एपिजेनेटिक प्रोसेसेस इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो फिर ये हम एक नया पैराडाइम दे रहे हैं, मतलब हम एक नया पैराडाइम, एक नई हाइपोथेसिस दे रहे हैं। देन वी कैन सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ these chronic lifestyle diseases by evolving human consciousness. Najaf. यस सर। नीतू आप पूछ सकते हैं, सर बता देंगे आपको, आप भी क्वेश्चन करना चाहते हैं। यस, आई थिंक वैसे इन्होंने मुझे लिखा भी है कि नींद हाँ। पूरी नहीं हो पाती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या इस कारण से भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी क्या है कि अगर नींद नहीं पूरी हो रही है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई आदमी अगर भूखा रहता है तो उसमें बहुत तरीके की एब्नॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। वैसे ही अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसका पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो सकता है, सर से लेके पैर तक। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं, और लेडीज में पीसीओएस बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और हम अपने जो डिजीज स्पेसिफिक वीडियोस बना रहे हैं उसमें हम पीसीओएस के बारे में भी वीडियोस बनाएंगे अभी थोड़े दिनों में। तो डेफिनेटली सेक्स हार्मोन्स पे असर पड़ेगा, और सेक्सुअलिटी पे असर पड़ेगा। पॉलिसिस्टिक ओवरीज अगर हो जाती हैं तो फिर एंड्रोजन्स बनने लगते हैं, मेल हार्मोन्स, तो चेहरे पे बाल आने लगते हैं। इट्स अ विशियस साइकिल। और फिर अभी हमने रिसेंटली एक लेक्चर दिया था कहीं पे पीसीओएस के ऊपर, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है मेडिकल साइंस में, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और उसका नाम है सेल्फ परपिचुएशन ऑफ डिजीजेस। इसका मतलब ये डायबिटीज कॉजेज मोर डायबिटीज, हाइपरटेंशन कॉजेज मोर हाइपरटेंशन। तो इसके बड़े सारे थ्योरीज हैं, मतलब मेटाबॉलिक हाइपोथेसिस है और हीमोडायनेमिक थ्योरीज हैं कि कैसे ये सेल्फ परपिचुएशन होता है। एक बार डिजीज प्रोसेस एक बार शुरू हो गया तो फिर वो इंटेंसिफाई होता चला जाता है। तो एक पीसीओएस में ये भी है कि अगर किसी लेडी का वजन बढ़ जाता है और उसके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बन जाता है। और स्ट्रेस का कारण बन गया तो उस स्ट्रेस से पीसीओएस और बढ़ जाता है। अब नाउ दैट वुमेन गोज इनटू ए विशियस साइकिल, अब वो विशियस साइकिल
में चली गई, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उसका वजन बढ़ता जा रहा है, उसका चेहरे पे बाल आ रहे हैं, उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं और सारा सिस्टम जो है वो बीमार हो रहा है। तो उसमें स्लीप डिप्राइवेशन भी अपना रोल निभाती है। अगर स्लीप डिप्राइवेशन है तो वो पीसीओएस कर सकती है, विच कैन कंट्रीब्यूट टू द लेडी गोइंग इन दैट विशियस साइकिल। और आदमियों पे भी होता है, मतलब आदमियों के हार्मोन्स पे भी फर्क पड़ता है अगर नींद सही नहीं आए तो। मतलब बेसिकली क्या है नजफ, इस बात को समझो कि अच्छा जीवन जो है एक बैलेंस है, एक बैलेंस है वो हर चीज के बीच में। आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके शौक हैं, आपका ऑनलाइन नेटवर्क है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो उनके बीच में आप कितना अच्छा बैलेंस बना के जिंदगी जीते हो, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस। नाइदर मनी इज द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस नॉर फेम इज द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस. That the only criteria of success is whether you have been able to manage a balanced approach towards different dimensions of life or not. तो ये मैं बताना चाहूंगा इनको। और हाँ, स्लीप डिप्राइवेशन डेफिनेटली हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। नजफ, ठीक है सर, आज के लिए सर बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। और हम लोग का नेक्स्ट जो वीक होगा उस पे हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स इन ह्यूमन लाइफ। और हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बड़ा ये कॉन्टेंशियस सब्जेक्ट है और बड़ा बहुत ही वैसा है, मतलब रिडन विद प्रेजुडिसेस। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीक बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड गुड लक। Thank you so much, sir. थैंक यू सो ओके, मच। बाय।